हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था जो सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है। उससे पहले हमने मोशन विद अ वेरिएबल एक्सीलरेशन के क्वेश्चंस किए थे जो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं होता। इक्वेशन ऑफ मोशन वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए वैलिड नहीं है, तो वेरिएबल एक्सीलरेशन के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था? इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं किया था, उसे हमने सॉल्व किया था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के बाद उस इक्वेशन ऑफ मोशन पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन के कई सारे एग्जाम्पल और केसेस को समझा था। जैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है x:3x:5x:7x। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है 1 या x बोल लो x:4x:9x:16x। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल रहा है तो ऑड नंबर का रेशियो। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड बोल रहा है तो क्या नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का रेशियो। तो आइए इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस को और ज्यादा अच्छे से और एग्जांपल से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको थर्ड इक्वेशन पे बेस्ड कई सारे केसेस समझाए थे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड, ठीक है ना। तो ये भी एग्जांपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही होगा। अ बुलेट लूजेस 1/10 वेलोसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्लैंक। एक प्लैंक लिया साहब, एक बुलेट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है नहीं पता सर, तो कुछ यू मान लीजिए। अरे लूज करने के लिए कुछ होना तो चाहिए, तो यू इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास। अब यहां से चीरता हुआ प्लैंक को चीरता हुआ जब ये बाहर आएगा तो अपनी वेलोसिटी 1/10 लूज कर चुका होगा। 1/10 लूज कर चुका होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u/10 ना, u/10 तो लूज किया है, था कितना u, तो होगा वेलोसिटी u माइनस u/10। तो ये हो जाएगा बेटा 10u माइनस u, तो ये हो गया 9u/10। एक प्लैंक से कोलाइड करने के बाद फिर से इसका 1/10 लूज कर लेगा, सेकेंड प्लैंक से, थर्ड प्लैंक से जो बचेगा उसका 1/10 लूज करेगा, फोर्थ प्लैंक और nth प्लैंक से कोलाइड करने के बाद मान लो रुक गया, तो टोटल कितना n प्लैंक लगेगा इसको रोकने के लिए। तो ध्यान से देखिए, टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा है। ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है, समझिएगा, ये बात कर रहा है कि एक बुलेट से पास कर रहा है तो उसका वेलोसिटी 1/10 लूज कर गया विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो कितने ऐसे प्लैंक लगेंगे इसको रोकने के लिए? तो रिटार्डेशन गिवन है, प्लैंक का विड्थ कुछ अपन d मान लेते हैं, तो टाइम की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो फर्स्ट 1 प्लैंक के लिए लगाएंगे, फॉर 1 प्लैंक। एक प्लैंक की अगर मैं बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी बेटा 9u/10 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, रिटार्डेशन मान लो a, माइनस ए लिखना है, इस तरफ होगा वेलोसिटी पॉजिटिव तो रिटार्डेशन निगेटिव, तो माइनस ए लिख लो, इनटू एक प्लैंक का विड्थ d। अब यहां से लेके यहां तक कंप्लीट n प्लैंक के लिए लगाओगे, नॉट फॉर nth प्लैंक, फॉर टोटल n प्लैंक। तो फाइनली n प्लैंक से पास करने के बाद वेलोसिटी इसकी 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट प्लैंक से पहले कितनी थी? u थी, तो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, रिटार्डेशन माइनस है, इंटू nd, d 1 2d 3d 4d इंटू nd विड्थ क्रॉस कर रहा है। बस हो गया सॉल्व। कुछ मत करो, सबसे आसान तरीका बताता हूं सॉल्व करने का। 9u का होल स्क्वायर बाई 10 तो 81u स्क्वायर बाई 100 माइनस u स्क्वायर, तो 100 यहां चला जाएगा। 81 माइनस 100 क्या होगा? 19u स्क्वायर, माइनस भी आएगा सर, 19u स्क्वायर बाई 100। बहुत बढ़िया, मेरे ज्यादा कैलकुलेशन तुम ही कर रहे हो। अब सुनो ध्यान से, तरीका सीखो। माइनस 2ad इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या होगा? माइनस u स्क्वायर बाई n, यहां पे पुट कर दो। देखो 2 माइनस a इंटू डी, 2 माइनस a इंटू डी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? n की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाई n माइनस u स्क्वायर बाई n से क्या होगा सर? हो गया ना, सॉल्व ही हो गया। देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, n को यहां ले आओ 100/19, तो n हो जाएगा आपका 100/19। अब ये 20 होता तो आंसर 5 आता, डिनोमिनेटर कम है तो ये 5 से कुछ ज्यादा आएगा, तो 5.11 आएगा, राइट। क्या आ जाएगा? 5.11 आएगा। तो कितने प्लैंक चाहिए अप्रोक्सीमेट करके? 5 नहीं 6। अरे सर हमने सीखा है अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा यहाँ पे,
अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। क्या 5 प्लैंक सफिशिएंट होगा बुलेट को रोक लेने के लिए? नहीं, 5 से ज़्यादा ही चाहिए। 5 पे बुलेट रुक नहीं पाएगा, बुलेट को रोकना है, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना। मतलब छठा प्लैंक तो आपको चाहिए ही बुलेट को रोकने के लिए। तो आंसर क्या होगा? 6। कई बच्चे इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, कई बच्चे तो समझते ही नहीं तो पूछ लेते हैं। कई बच्चे इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, जो कि अप्लाई नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं करना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। क्लियर है? समझ आया अच्छे से? स्क्रीन पॉज करिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज। लिख ले बेटा, आगे देखो, बहुत बढ़िया, आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से वही केस है। अब बॉडी स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है यार। रेस्ट u0 एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है तो अभी बताया, क्या क्या पढ़ा था अपन ने इस पे। अब कह रहा है इट मूव्स s इन टाइम t, s डिस्प्लेसमेंट t टाइम में चला है। तो u0 कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चला, s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया कितने टाइम में? t टाइम में, और साहब यहां पे चला गया। देन फाइंड रेशियो ऑफ टाइम इन फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये रेशियो 1:1 होगा? पहला हाफ मतलब s/2 में टाइम लगता है मान लीजिए t1, दूसरा हाफ मीन्स s/2 में टाइम लगता है मान लीजिए t2। तो क्या पहले हाफ में जो टाइम लगा है t1, दूसरे हाफ जिसमें टाइम लगा है t2, क्या ये बराबर होगा? t1:t2 होगा क्या? तो यहां पे ढंग से समझिएगा, ये t1:t2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो जर्नी u0 है, रेस्ट से जर्नी को स्टार्ट कर रहा है। तो जब ये स्टार्ट कर रहा था तो उस समय इसकी वेलोसिटी 0 थी। एक्सीलरेशन की वजह से धीरे धीरे इसका स्पीड अप होगा, तो पहला हाफ चलने में इसको टाइम ज़्यादा लगेगा और फिर दूसरा आधा डिस्टेंस चलने में इसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड गेन कर चुका होगा। ऑब्जेक्ट कितना तेज चलता है वो एक्सीलरेशन डिसाइड नहीं करता। थ्रू आउट द जर्नी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन ये डिसाइड करता है कि वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, या उसी डिस्टेंस के लिए कम टाइम लेगा। ठीक है सर, आप तो आंसर बताओ। तो देखो कैसे करोगे। यहां पे कौन सा इक्वेशन मोशन लगाओगे? तो टाइम की बात कर रहा है तो या तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सीलरेशन की बात कर रहा है तो सेकंड। फॉर अ कंप्लीट जर्नी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट बोलो s, इनिशियल बोलो यहां से स्टार्ट कर रहा है जर्नी, बोलो 0, तो u0 हटा दो हाफ a t², ये है का साहब। बहुत बढ़िया। फर्स्ट हाफ के लिए बोलो सर, फर्स्ट हाफ के लिए हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट s/2। बहुत बढ़िया, s/2 इज इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन a, कांस्टेंट एक्सीलरेशन t1 का होल स्क्वायर। चलो भाई सेकेंड हाफ के लिए बोलो, सेकेंड हाफ के लिए, सेकेंड हाफ में भी डिस्प्लेसमेंट s/2 इज इक्वल टू हाफ a t2 का स्क्वायर। गलत है सर, ये क्या गलत हो गया? यहाँ सही है, यहाँ सही, यहाँ गलत है। हाँ, पूरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। फर्स्ट हाफ जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन यहाँ से जब चल रहा था तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। अगर तुम इस टाइम इंटरवल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो तो ये गलत है, यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी v आएगा। और अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ v या u आ रहा है तो मैं क्यों एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके सॉल्व करूँ? तो ये मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा। तो सर t2 निकालोगे कैसे? एक तरीका है, t1 + t2 इज इक्वल टू कैपिटल T। तो t2 बराबर होगा कैपिटल T - t1। अरे वाह यार, ये तरीका सही है, यहाँ से डायरेक्ट t2 आ जाएगा, तो झंझट में क्यों पड़ना। अब एक काम करो, s की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये 1/2 बाहर रह जाएगा। अब s की वैल्यू क्या रखोगे? हाफ a² तो हाफ मतलब a/2 × t² बराबर हाफ a t1 का स्क्वायर। भाई ये सब ये एज इट इज रहा और ये हाफ भी रहा। इस की वैल्यू यहां से उठा के मैंने यहां रख दी हाफ a t²। तो बोलो a/2 से a/2 कैंसिल, तो ये पूरा कैंसिल, तो t1 इज इक्वल टू कैपिटल T/2। तो t1 इज इक्वल टू t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t²/2। तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा t/√2। बहुत बढ़िया। और यहाँ से t2 निकाल लेंगे, तो t2 क्या होगा? देखो t/√2 रखोगे तो t - t/√2, तो t कॉमन आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो t या t/√2 ही कॉमन लोगे तो √2 - 1 बचेगा। अरे यार एक लाइन तो मैंने कर देता हूँ, तू चिंता मत कर, तुमको ना सब कुछ एज इट इज चाहिए। देखो t1 क्या है? t/√2 ले t/√2। ऐसा t अब कॉमन t/√2 कॉमन निकाला, तो t/√2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से t तो बाहर निकल जाएगा, √2 तो है नहीं, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 - 1 आ जाएगा। यही तो कह रहा था यार। तो t1:t2 का रेशियो बोलो साहब, t1:t2 का रेशियो हो जाएगा t/√2
टी बाई, इसको डिवाइड करता हूँ ना, T1:T2 का रेशियो, तो T/√2 से T/√2 कैंसिल होगा, ये आएगा 1:√2-1। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाला था फॉर अ फिक्स टाइम इंटरवल, पहले टी टाइम में कितना चलेगा, नेक्स्ट टी टाइम में कितना चलेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टी टाइम में कितना चलेगा, तो देखो ऑब्जेक्ट पहले टी टाइम में अगर x चलता है तो दूसरे सेम टाइम इंटरवल में 3x चलेगा। यहां पे क्या है, डिस्टेंस इंटरवल सेम है, पहले इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम t1 ले रहा है तो दूसरे इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम t2 का रेशियो होगा 1:√2-1। तो सर अगर ऐसा है तो ऐसे भी तो बोल सकते हो s t1 t2 t3 इन फर्स्ट इज नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट x। बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सही लिख रहा हूं। पहला इस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा इस डिस्प्लेसमेंट, तीसरा इस डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवल करने में जो रेशियो होगा वो होगा 1:√2-1, सेम पैटर्न में चलेगा। अब देखना कैसे, अब देखो, अब सुनो ध्यान से, अगर इसी डिस्टेंस को 3 इक्वल इंटरवल में बांटता तो s/3 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 होता, या इसको 3s ले लोगे तो s s s होता। अरे यार ये अगर s है तो 3 इक्वल इंटरवल में बांटूंगा तो s/3 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 लिख लूंगा, जैसे ये s है 2 इक्वल इंटरवल में बांटा तो s/2 s/2 लिया है। अगर 3 इक्वल इंटरवल बांटता हूं, पहला s/3 दूसरा s/3 तीसरा s/3, तो उसके टाइम का रेशियो क्या होगा, तो देखो मान लो s में टाइम t, तो s/3 में टाइम समझो क्या होगा, t/√3, t/√3। तो ये t1 t2 जिस तरीके से निकाला है आपने, तो यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, तो यहां से यहां तक इक्वेशन लगाओगे मोशन तो t1 + t2 हो जाएगा, मतलब s/3 और s/3 के लिए लगाओगे तो t2 हो जाएगा, एक s/3 आ जाएगा t3 के लिए। तो यहां से यहां तक लगाओगे तो रेशियो इस तरीके से बैठेगा, √3 - √2। नेक्स्ट आ जाएगा देख √4 - √3, नेक्स्ट तू बता सकता है √5 - √4। कोई खास बात नहीं है, जिस तरीके से हमने 2 के लिए सॉल्व किया तुम 3 के लिए सॉल्व कर लो, 4 के लिए सॉल्व कर लो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तुम एक पैटर्न बनता है उसको याद कर लो। क्या पैटर्न बनता है, सुनो, टाइम का जो रेशियो होता है, पहला s, दूसरा s, तीसरा s, चौथा s का टाइम का जो रेशियो होगा वो होगा 1:, पैटर्न देखना, √2 - 1 √3 - √2 √4 -√3 √5 ले √6 - √5 √7 - √6, ये आएगा, बिल्कुल ये आएगा। क्लियर है? जिस तरीके से पहले टी टाइम में ऑब्जेक्ट x चलता है तो दूसरे टी टाइम में 3x चलेगा, तीसरे टी टाइम से 5x चलेगा, नेक्स्ट टी टाइम में 7x चलेगा, फिर नेक्स्ट में 9x चलेगा, हर इक्वल टाइम इंटरवल में आगे आगे चलता जाएगा। मैं कह रहा हूं फर्स्ट टी में और नेक्स्ट टी में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टी में x चलता है तो 3x चलेगा, 5x चलेगा। उसी तरीके से पहले इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम 1 लेता है तो दूसरे इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम लेगा √2 - 1, तीसरे इसमें टाइम लेगा √3 - 1। लेकिन इसके लिए जरूरी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करे, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करे। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा अच्छे से लिखिए इसको। कर ले स्क्रीन पॉज, चल समझ में आया? इसको याद रखना, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो याद है उसी तरीके से टाइम का रेशियो याद रहना चाहिए, लेकिन ये तभी लगेगा जब जर्नी रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा साहब? रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट होगा। आइए सवाल करते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट दे दिया भाई, बट इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं दिया है। ये सवाल या इससे पहले लास्ट लेक्चर में जितने भी सवाल हमने किए थे उसमें लैंग्वेज लिखा होता था ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, या फिर अगर ऐसा लिखा है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, है ना, स्टार्ट कर रहा है। या ऐसा लिखा है स्टार्ट्स हिज मोशन विद 5 मीटर पर सेकंड तो 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया है। यहां लिख रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बस इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी आप कुछ मान लेंगे t = 0 पे u0 कुछ u है ना, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है। नहीं गिवन है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया है। कंप्लीट 25 मीटर इन 3rd सेकेंड। अच्छा, 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है किसी भी nth सेकेंड का, tth सेकेंड का होता है u + a/2। सर एक्सीलरेशन भी तो नहीं पता, लेकिन कुछ a मान लेंगे जो कि कांस्टेंट है, इनटू 2n - 1। ये क्वेश्चन जब मैं 3rd सेकेंड के लिए अप्लाई करूंगा तो ये होगा 25 मीटर गिवन है, तो 25 मीटर = u + a/2, यहाँ पे आएगा 6 - 1 5, फर्स्ट इक्वेशन है। और सेम इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैं 5th सेकेंड के लिए अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 45। बेटा ऐसे सवाल आते हैं, इसको पेशेंटली सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। u + a/2 मतलब
स्टार्टिंग से थर्ड सेकेंड में और ये स्टार्टिंग से फिफ्थ सेकेंड में, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होता है जब जर्नी स्टार्ट किया होता है उस टाइम का वेलोसिटी, इनटू बताओ 5, तो 5 × 2 10 - 1, 10 - 1 क्या होगा साहब 9, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, ये तो लिख लिया, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन अ 6th सेकेंड, तो उसका तो एक अलग इक्वेशन लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इन अ 6th सेकेंड लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट इन अ 6th सेकेंड मतलब u + a/2 × 6 12 - 1 11, ये इक्वेशन बनेगा साहब। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या आपको u और a दोनों पता होना चाहिए, बिल्कुल। तो आपने दो इक्वेशन भी तो लिख लिया u और a का, दो इक्वेशन दो अननोन निकाल लीजिए। सबसे पहले एक काम करिए, इसको आप माइनस कर दीजिए, u से u कट जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका -20 इज इक्वल टू a/2 कॉमन निकल जाएगा, 5 - 9 -4। तो यहाँ से आप ढंग से देखेंगे तो ये आपका -4 है और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 5, है ना। तो a इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर प्लस 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू अगर 10 है तो इस इक्वेशन में रख के u निकाल लीजिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ये आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। तो 25 इज इक्वल टू u + 10/2 × 5, ये कैंसिल होगा 5, 25 मतलब u 0। बोला सर u तो 0 ही मान लेते, हमें पता थोड़ी ना था u कुछ हो भी सकता था, यहाँ पे सॉल्व करके पता चला u 0 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे u 0 रख लीजिए। ये आपका 5 आया है तो 5/2 × 11, और सर ये लेसन 10 आया है तो 10/2 5 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 55 मीटर, 55 मीटर। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा 55 मीटर। क्लियर है। आप कह सकते हैं कि सर इसका कोई आसान तरीका बताओ, बिल्कुल कोई आसान तरीका नहीं है, प्योर कंसेप्ट बेस पे ही सॉल्व होगा। और ये बहुत लेंथी सवाल नहीं है, कंसेप्चुअल सवाल है। किसी थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लीजिए और फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लीजिए। एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट पता ए है, इसलिए इक्वेशन हम लिख पाए हैं। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता था तो यू और एक्सेलरेशन ए मान लिया। दो इक्वेशन दो अननोन, और दोनों ही अननोन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि किसी भी nth सेकंड 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन लिखेंगे u + a/2 × 11, तो u और a की वैल्यू नहीं चाहिए, तो फटाफट वहाँ से निकाल के रखूँगा। स्क्रीन पॉज करिए फटाफट और इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए साहब आगे देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। सर आगे क्या है, अब आगे है सवाल है, बढ़िया है, ज़बरदस्त है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, एंड मूव्स 40 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। फिर से यू नहीं दिया, तो लेट वेलोसिटी इज u at t is equal to 0 and acceleration is a, ये मान लिया हमने। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, मूव्स 40 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। क्या बोल रहे हैं, 40 मीटर फर्स्ट 5 सेकेंड, मतलब 0 से 5 सेकेंड के बीच में 40 मीटर चला है, तो s इज इक्वल टू ut + ½ at² इक्वेशन होगा। ठीक है साहब, s बताइए 40, u बताइए, नहीं बता सर, वही तो आपने u माना ऊपर, तो चलो u लिख लेते, u × 5 + ½ a 5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। एंड 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब नेक्स्ट 5 सेकेंड में 65 चला है, मान लो यहाँ पे मैं अगर तुम्हें नंबर यहाँ से दिखाऊँ, लाइन से दिखाऊँ, तो t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ था, फिर t इज इक्वल टू 5 पे कहीं पार्टिकल यहाँ पहुँचा, और 5 से लेके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में नेक्स्ट 5 कहाँ था, फर्स्ट 5 0 से 5, नेक्स्ट 5 मतलब 5 से 10 के बीच में। एक्जैक्टली 5 के ख़त्म होने के बाद जो टाइम शुरू होगा और अगले 5 सेकंड तक, मतलब 5 से 10 सेकंड के बीच में, 6 से 10 मत बोल देना। जैसे 5 सेकंड खत्म हुआ है तो 5.2 तो इधर आ गया ना, 6 सेकंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, 5 के बाद ये 65 मीटर चला है। तो सर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपने u माना है, तो यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूँ अगले 5 सेकंड का, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो ये नहीं होगा, कुछ ये लोगे। अरे भाई ये जो इक्वेशन लगाते हो इस बराबर ut + ½ at², यहाँ पे जो u लिखते हो वो स्टार्टिंग का वेलोसिटी होता है। तो जर्नी तुम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक के लिए 5 सेकंड के लिए लिखो तो सही है, और तुम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक के लिए लिखोगे 65 मीटर तो गलत है, यहाँ पे u नहीं लिख सकते आप। तो सर क्या करें, तो जर्नी को लिखो फॉर 10 सेकेंड। सर उससे क्या होगा, 10 सेकेंड के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो सर उसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट ये लिखना पड़ेगा पूरा। हाँ तो लिखो 105 लिखो, 105 लिखो। क्या फ़ायदा होगा इससे, फ़ायदा बताता हूँ। 5u, सॉरी 20
टोटल जर्नी 10 सेकेंड का, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू इनिशियल वेलोसिटी, यही लेंगे u, प्लस हाफ a इंटू 10 का होल स्क्वायर। इससे क्या हो गया, एक वेरिएबल बच गया ना बेटा। यहाँ पे 65 लिखते तो यहाँ पे दूसरा वेलोसिटी कुछ लिखना पड़ता, फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और बनाना पड़ता। यहाँ पे तो आपको 2 इक्वेशन लिखना पड़ा। चलो ठीक है, अब क्या सर, देन डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब अगले 5 सेकेंड में, मतलब 10 से 15 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो फिर से यहाँ से यहाँ के लिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो सर इससे कैसे बचें, इससे अपन यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। लगाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, इधर ही लिख लेते हैं इसको, s प्लस 105, यहाँ से यहाँ तक ये s प्लस ये 105 इज इक्वल टू 15u, टोटल टाइम हो गया 15u प्लस हाफ a इंटू 15 का होल स्क्वायर। अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो इस s को, इसमें 3 अननोन है s, u और a, तो u और a आप इन दोनों इक्वेशन से निकालोगे। कैसे, तो यहाँ पे ले लो इक्वेशन, क्या है बेटा 40 इज इक्वल टू 5u प्लस हाफ a इंटू 5 का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन था। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10u, u से u कैंसिल, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर यहाँ पे बेटा ये 80 और ये 105, तो ये आएगा 25 इज इक्वल टू 105 में से 80 घटाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये होगा आपका 25, ये 10 का होल स्क्वायर 100, मतलब a/2 तो बाहर ही निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 50, ठीक है। तो 100 माइनस 50 होगा 50, तो 50 से ये कैंसिल करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल करोगे तो a बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब एक्सीलरेशन निकाल लिया तो यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए, तो 40 इज इक्वल टू 5u प्लस a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 25/2 आएगा, 25/2। तो इसको इस तरफ लेके जाइए, तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो 5u इज इक्वल टू आएगा 40 माइनस 25/2। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 25/2 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 माइनस 25। तो 80 माइनस 25 क्या होगा 55/2, है ना। 80 माइनस 25, तो 80 माइनस 25 हो जाएगा बिल्कुल आपका 55/2। तो ये तुम्हारा आ गया, फिर u से कैंसिल करोगे तो 11/2 आ जाएगा, है ना, 11/2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपका u आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए एज इट इज, ठीक है ना, u की वैल्यू पुट कर दीजिए और a की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 25 ऐड कर लीजिए, तो 65 में 25 ऐड करेंगे तो 25 मतलब 70 और 90 मीटर आंसर आएगा। सर ये क्या किया आपने, यही तो का बात है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। क्या मैंने जो लिखा है वो हमेशा लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। इसमें लॉजिक क्या होता है सुनो, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट 40 मीटर चला है, इससे कितना ज़्यादा चला है इसमें, तो कुछ u वेलोसिटी से जर्नी स्टार्ट हुआ तो वो 11/2 था। तो यहाँ पे अगर वो चला है 40 तो यहाँ पे चला है 65, मतलब 25 मीटर ज़्यादा चला है, तो यहाँ पे भी 25 मीटर एक्स्ट्रा चलेगा और 25 मीटर और एक्स्ट्रा चलेगा वो। देखो सेम मैनर में वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तुम आराम से देख सकते हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी भी निकाल के देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी से निकाल के देखोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी से निकाल के देखोगे, तो अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। तो देखो तुम बस ये देखो कि पहले 5 सेकेंड में जितना चला है उससे कितना ज़्यादा चला है इसमें 65, मतलब ये 65 है, ये 40 है, तो 25 मीटर ज़्यादा चला है। तो यहाँ से 25 मीटर और ज़्यादा चलेगा, तो 65 प्लस 25 90 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। तुम्हें सॉल्व करके पता चल जाएगा कहानी, सॉल्व करके पता चल जाएगा। तो ऐसे सवाल आएगा, मान लो यहाँ पे सब कुछ मैं सेम रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट 10 सेकंड लिख देता हूँ, ये फिर नेक्स्ट 10 सेकंड लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10 सेकंड लिख देता हूँ, तो फिर वही पैटर्न से आंसर आ जाएगा सेम। क्लियर है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरह का सवाल होगा तो देख लेना पहले 5 सेकंड से दूसरे 5 सेकंड में कितना ज़्यादा चल रहा है, और उतना ही ज़्यादा तीसरे 5 सेकंड में चलेगा, आंसर आ जाएगा फटाफट। क्लियर है ये बात, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा,
अच्छे से स्क्रीन पॉज करके लिखिए। बाकी देखो ये सवाल तुम्हें थोड़ा लेंदी जरूर लगा, लेकिन इसमें बस एक कंसेप्ट ही है कि पहले 5 सेकंड के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, दूसरे 5 सेकंड का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन दूसरे 5 सेकंड के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर दूसरे 5 सेकंड के लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो आपको वेलोसिटी चाहिए होगा, जो वेलोसिटी आपको पता नहीं था। तो क्या करते, तो आप करेंगे कि कंप्लीट 10 सेकंड के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, 10 सेकंड के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर। फिर क्या करेंगे, तो फिर आप कंप्लीटली 15 सेकंड के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है, बैठ रहा है? ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन के और कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है एट t इज इक्वल टू 0 पे, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे। मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा है? रिटार्डेशन। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड और इन 6 सेकेंड। अब एक खूब बढ़िया सवाल है, सवाल तो बढ़िया है, ठीक है ना, बढ़िया सवाल है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, सॉरी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो निकालना बड़ा आसान होगा। डिस्प्लेसमेंट तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमेशा डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस निकालने के लिए पूछूं आपसे, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहीं रुक के यू टर्न तो नहीं ले रहा, कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा डिस्टेंस के केस में। तो अपने को डिस्टेंस इन 6 सेकेंड और डिस्टेंस इन 6 सेकेंड निकालना है। कैसे करेंगे सॉल्व? तो कौन सा मेथड बताओ, बुद्धि वाला कि मजदूरी वाला? एक मजदूरी वाला मेथड है, प्योर फिजिक्स लगता है जिसमें, और एक बुद्धि वाला मेथड है जिससे आसानी से आंसर आता है। तो मैं तुम्हें दोनों बताऊंगा। पहले मजदूरी वाला मेथड बताता हूँ। मजदूरी वाला मेथड बताता हूँ, सुनो। 10 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन पीछे है, तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जाके रुकेगा और फिर यू टर्न लेगा, तो पक्की बात है, क्योंकि रिटार्डेशन, इसकी स्पीड लगातार कम होती जाएगी और एक इंस्टेंट पे आके रुकेगा। कब रुकेगा? तो निकालो, v बराबर u प्लस ए टी। बताओ फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, रिटार्डेशन 2 इंटू टी, तो t बराबर आ जाएगा 5 सेकेंड। और तुम्हें एनालिसिस कहाँ से कहाँ तक करना है? हमें एनालिसिस करना है 0 से 6 सेकेंड, इन 6 सेकेंड का, मतलब 0 से 6 सेकेंड का। तो पक्की बात है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट रुक गया, तो तुम्हें t इज इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड तक देखना है, और फिर t से 5 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन तो देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। एक्सीलरेशन इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। एक्सीलरेशन कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर 5 सेकेंड, अब 5 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो 5 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा s इज इक्वल टू यू की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस हाफ एक्सीलरेशन 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, बोलो 50 माइनस 25 बराबर 25 मीटर। ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? 25 मीटर। और फिर लिखो फॉर 6 सेकेंड, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो पहले 1 सेकेंड में कितना चलेगा? तो s बराबर होगा आपका u 0, तो हाफ एक्सीलरेशन 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो कितना चल रहा है? 1 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो सर डायरेक्ट ही निकाल लेते, तीसरा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कितना आता? 24 मीटर आता। कितना आता? 24 मीटर आता 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस के लिए आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ गया 25 और ये चला तो 26 मीटर होगा। अच्छा, 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी पूछा था और डिस्टेंस पूछा था इन 6 सेकेंड, तो 5 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में यही तो चला 1 मीटर। ठीक है सर, ये तो हो गया मजदूरी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी तुमसे डिस्टेंस पूछे तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रुका। अच्छा, तुम्हें ये 24 मीटर डायरेक्ट निकाल के दिखा दूँ। देख, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता ना 6 सेकंड का, तो ऐसे लिखता है s बराबर u की वैल्यू बोल 10 मल्टीप्लाई 6 माइनस हाफ एक्सीलरेशन 2 इंटू 36, ये कैंसिल हो गया 60 माइनस 36 बराबर क्या आएगा बोलो? 24 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन, लेकिन डिस्टेंस की बात पूछेगा तो आपको पाथ देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सर बुद्धि वाला मेथड क्या है? डायरेक्ट लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते? सुनो एक बात, देखो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा दिया हुआ है 10
और एक्सीलरेशन दिया हुआ है तुम्हारा -2, तो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। वेलोसिटी 10, एक्सीलरेशन तुम्हारा दिया हुआ है -2, तो -2 इंटू टी। सर ये होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन। किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी ऐसे निकलेगा। और ये वी टी का रिलेशन पता चल गया तो क्या तुम वी वर्सेस टी का ग्राफ बना सकते हो? हाँ सर, वी वर्सेस टी का ग्राफ बना सकते हैं। कैसा बनेगा ग्राफ? तो देखो वाई इंटरसेप्ट, जब टी 0 तो वाई इंटरसेप्ट होगा 10 और निगेटिव स्लोप है 2, और एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या रखूँगी, v 0 हो जाए, टी की वैल्यू रखूँगा 5, मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 पे ग्राफ कट करेगा। और t इज इक्वल टू 6 तक की बात करनी है तो 6 रख देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा बेटा -2। हाँ सर, इससे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो अगर तुमने कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में v और t का रिलेशन ले लिया तो तुरंत से v और t का ग्राफ बना दो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना सिखाया था ना, इसी दिन के लिए सिखाया था। तो v बराबर u2 के कंसेप्ट से ग्राफ बनाओगे, ग्राफ का एरिया आंसर होगा, देखना ये 10 और ये 5, इसका एरिया बोलो 25 और ये इसका एरिया होगा -1। तो डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों को ऐड करोगे 26 मीटर आंसर आ गया, और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो घटाओगे 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया आंसर। और 6 सेकंड की बात करें मतलब 5 से 6 सेकंड के लिए आंसर 1 मीटर आंसर। खेल पूछ क्या पूछना है इसमें। और सिर्फ ये 5 सेकंड का ही कैलकुलेशन नहीं है, जितनी मर्जी उतनी सेकंड के लिए लगा सकते हो इसको। ग्राफ ही तो बनाना है, जहां तक बोलोगे वहां तक टाइम रख के वेलोसिटी निकाल लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो बताओ कैसे करोगे? ये मजदूरी से कि कहां रुक रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से यू टर्न लेना है, सीधा वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है v और ut से v और t में रिलेशन आ जाएगा। ग्राफ प्लॉट कर दो, v वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया होता है। अच्छा, तो फिर तो यही नहीं पता होगा v वर्सेस t ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। सुनो बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये इस ग्राफ का एरिया अपन इंटीग्रेशन से निकालेंगे। किसका इंटीग्रेशन? v का t के साथ, तो v इंटू डी टी, और v इंटू डी टी क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब समझ में आ गया? 9th क्लास में पढ़ते हैं बेटा ये तो, है ना, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। लिख लीजिए इसको आराम से स्क्रीन पॉज करके। दोनों मेथड अच्छे से लिखिएगा क्योंकि ऐसे सवाल बेटा पूछे जाते हैं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है सर, लिख लिया। नेक्स्ट समझिएगा, रिएक्शन टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? रिएक्शन टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। रिएक्शन टाइम क्या होता है फिजिक्स में? रिएक्शन टाइम सिर्फ फिजिक्स में नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है रिएक्शन टाइम। होता क्या रिएक्शन टाइम समझाता हूँ। मान लो कि तुम कार लेके जा रहे थे, तुम्हारी कार की वेलोसिटी थी u, ठीक है ना, स्ट्रेट रास्ते कार लेके बढ़िया जा रहे थे। यहाँ पे तुमने कहीं देखा कि सामने एक उदास आदमी है, रोड पे ही खड़ा है। हाँ, तुम बहुत रफ्तार में जा रहे थे, तुमने हॉर्न भी बजाया लेकिन वो हट ही नहीं रहा, मरने के लिए रोड पे आए। तो तुम क्या करोगे कि ब्रेक लगाने की सोचोगे। जिस इंस्टेंट पे ब्रेक लगाने की सोचा हुआ यहाँ है, तुमने सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, उस इंस्टेंट पे ब्रेक लग जाएगा क्या? नहीं। जब तक तुम ब्रेक अप्लाई करोगे तो कहीं थोड़ा आगे आ चुके होगे, तो जो रिटार्डेशन है वो ब्रेक लगाने के बाद डेवलप होगा कि सोचने से डेवलप हो जाएगा? ब्रेक अप्लाई करने के बाद ही होगा। तो तुमने यहाँ पे ब्रेक असल में अप्लाई किया, तो यहाँ से रिटार्डेशन डेवलप होगा कुछ ए, लेकिन उससे पहले तो रिटार्डेशन 0 है, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। और मान लो कांस्टेंट स्पीड से इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो रिएक्शन टाइम हो जाएगा आपका एस डिस्प्लेसमेंट बटा यू वेलोसिटी, एस बाई टू आपका हो जाएगा रिएक्शन टाइम। अच्छा, रिएक्शन टाइम में आपको और विजुअलाइज कराता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो ये पेन मैं यहाँ पे पकड़ लूँ, ठीक है ना, यहाँ पे पेन पकड़ लूँ, और तुम एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। रूडीज़ के कई ऑडिशन में भी ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं। फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है रिएक्शन टाइम, और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ ये तुम किसी के साथ करोगे तुम ही जीतोगे। लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ। तुम एक काम करो, अपने फ्रेंड को बोल दो कि हाथ को ऐसे रखें, तुम एक पेन लो और यहाँ से छोड़ो।
किसी भी टाइम पे तुम छोड़ लो, ऐसे यहाँ पे ऐसे रखना, ऐसा नहीं कि तेरा फ्रेंड का हाथ यहाँ हो तो पेन यहाँ से छोड़ना, यहाँ पे एकदम, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना, बोलना कि मैं फोड़ छोड़ूंगा, तुम्हें पकड़ लेना है। तुम छोड़ोगे, वो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर मैं पकड़ लूँगा, नहीं पकड़ पाओगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे, आप मनीष राज सर्च करेंगे तो आपको YouTube चैनल मिल जाएगा, MR सर कोटा लिखेंगे तो मिल जाएगा। उसमें मैंने ये समझाया हुआ है, एक रिएक्शन टाइम का क्लास का इलस्ट्रेशन डाला हुआ है। कई बच्चे आते हैं सर मैं पकड़ लूँगा, मैं छोड़ता हूँ, वो सीधा निकल जाता है, बच्चा ऐसे दबाता रहता है। ऐसा क्यों? मैं छोड़ रहा हूँ तो मैं खुद पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कब छोड़ा है। लेकिन अगर मैं छोड़ूँ और तुम्हें पकड़ना है ना, तो मैं जिस इंस्टेंट पे छोड़ूंगा उस इंस्टेंट पे तुम देखोगे अच्छा मास्टर ने छोड़ दिया, और फिर पकड़ने की कोशिश करोगे तब तक वो नीचे जा चुका होगा, क्योंकि जी एसिलेशन से रिलेटेड है। तुमसे ज़्यादा तुम देखो, तुमने सोचा कि तुमने देखा पहले, तो तुम्हारे नर्व सिस्टम में क्या है कि इसको तुम्हारे नर्व सिस्टम में क्या है कि अच्छा मास्टर ने छोड़ दिया, मुझे पकड़ना चाहिए, तुमने डिसीजन लिया और तो फिर तुम एक्शन लोगे। इसके बीच में टाइम गैप होगा। तुम देखोगे ज़्यादा बुढ़े लोग होते हैं ना, गाड़ी ठोक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि वहाँ पे आदमी खड़ा है, मैं ब्रेक लगाऊं, और जब तक वो ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि उनका नर्व्स और मसल सिस्टम थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, उनका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है। तो ये रिएक्शन टाइम का खेल है। और इस पर अच्छे सवाल पूछते हैं। तुम बोलोगे सर रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो है, इसमें अच्छे सवाल क्या बनेगा? तो इसमें अच्छा सवाल बनता है बेटा। अच्छा सवाल क्या बनता है कि तुम्हें बोलेंगे कि एक आदमी खड़ा था रोड पे और कार और आदमी के बीच में डिस्टेंस थी 100 मीटर, कार की स्पीड थी 50। जब उसने देखा उस समय टाइम था कुछ, और जब उसने ब्रेक लगा दिया उस समय टाइम है कुछ, और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो बताओ रिएक्शन टाइम क्या होगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइम में नहीं आएगा। वो जब उसने देखा और जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, उस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, एस बटा वेलोसिटी, ये होगा आपका रिएक्शन टाइम। ठीक है सर, वो तो रिएक्शन टाइम हो गई। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? तुमने सोचा कि तुमने लगा दिया, तुमने सोचा यहाँ था, तुमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगाने के बाद तुम्हारा एम क्या है कि इस आदमी से पहले गाड़ी रोक दूं, है ना? तो मान लो कि तुम्हारा कार फाइनली यहाँ पे आके रुक गया, स्टॉप हो गया, ये आदमी जस्ट बचा है, जस्ट, ठीक है ना? भले उतर के तुम उसके साथ कुछ भी करोगे, लेकिन जस्ट बचा दिया तुमने उसको, या ठोक ही दिया फिर तुमने। सर हम तो ठोक देंगे। अच्छा देखो ढंग से अभी तो जब तुमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, रिटार्डेशन ए हुआ, इनिशियल वेलोसिटी यू था। अब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा उसी को कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब कंफ्यूज मत होना भाई, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर दिया, बोलना कि सर ये भी एस, ये भी एस, और ये नहीं आ रहा। अबे भाई ये अलग एस है, ये अलग एस है, ये कहानी ही अलग हो गया अब स्टॉपिंग डिस्टेंस का। कांस्टेंट रिटार्डेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, फाइनल वेलोसिटी बोलो 0। तो ये बचेगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू रिटार्डेशन है तो माइनस 2a इंटू एस, माइनस से माइनस कटेगा, s इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर बाई 2a। ये हो गया तुम्हारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस में कुछ नहीं है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 रख दोगे तो असल में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है ये। अगर तुम फाइनल वेलोसिटी 0 रख दोगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो है ये। यू स्क्वायर बराबर 2as, मतलब s बराबर यू स्क्वायर बाई 2a। बट यहाँ पे रट लेना आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2a। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन। ऐसे कई बार सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इफ वेलोसिटी बिकम्स डबल, इफ वेलोसिटी बिकम्स डबल and retardation becomes half, then stopping distance becomes, then a stopping distance will be। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो देखिएगा प्लीज, इफ वेलोसिटी बिकम्स डबल एंड रिटार्डेशन बिकम हाफ, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाई 2 है। अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो यहाँ पे 2u आ जाएगा,
तो नया वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या लिखोगे, 2u का होल स्क्वायर, और रिटार्डेशन है वो आधा हो गया। तो यहाँ पे टर्म 2 का होल स्क्वायर 4 और ये 2 इधर चला जाएगा तो 8, तो इस डैश बराबर आएगा 8 इंटू यू स्क्वायर बाई 2a, जिसको तुम s कह सकते हो। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम 8 टाइम्स। वेलोसिटी को डबल करने से, देखो वेलोसिटी बिकम्स डबल, वेलोसिटी को डबल करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, और रिटार्डेशन को आधा करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल हो जाएगा, रिटार्डेशन को आधा करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके पहले ये लिख लीजिए, ये इलस्ट्रेशन अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है बेटा, आगे सवाल देखिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। इफ 2 कार हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u and 4u, then find ratio of stopping distance, then find ratio of 2 car having initial velocity u and 4u, then find ratio of stopping distance assuming same retardation, assuming सेम रिटार्डेशन, मतलब दोनों पे रिटार्डेशन क्या है, सेम है। तो बताइए स्टॉपिंग डिस्टेंस s1 बाई s2 क्या होता है साहब, वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो पहले का वेलोसिटी u स्क्वायर, दूसरे का वेलोसिटी 4, मतलब 4u का होल स्क्वायर मतलब 16u स्क्वायर। साहब u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/16 मतलब 1:16 आंसर। कोई खास बात नहीं है, एकदम आसान है। अच्छा देखिए, इफ कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड, then stopping distance is 90 meter. Now same car is moving with, और डायरेक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा कार विल स्टॉप आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट दिस मीटर, एंड नाउ सेम कार इज मूविंग विथ 90 मीटर पर सेकेंड। Then a stopping distance will be, then a stopping distance will be, बताओ भाई, पहले जब उसकी वेलोसिटी 30 है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 90 है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है साहब, 90 है। अब उसके स्पीड को 30 से 90 मीटर पर सेकंड कर दिया, मतलब स्पीड 3 टाइम्स किया, स्पीड 30 से 90 हो गया, मतलब स्पीड 3 टाइम्स बढ़ गया। स्पीड 3 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड के प्रोपोर्शनल नहीं होता, स्पीड के होल स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स, मतलब 9 इंटू 90 मतलब 810 मीटर। अरे बाप रे, 810 मीटर सर, 810 मीटर। पहले तो 80 मीटर ही था, अब ये 810 मीटर हो जाएगा। हाँ भाई, घबरा क्यों रहा है, देख इधर, 30 स्पीड था अब 90 स्पीड हो गया, मतलब स्पीड कितना टाइम्स बढ़ा है, 3 टाइम्स। स्पीड कितना टाइम्स बढ़ा है, 3 टाइम्स। स्पीड अगर 3 टाइम्स होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स होगा। चल मैं सॉल्व भी करते हैं। तो देखिए, पहले केस का स्टॉपिंग डिस्टेंस, दूसरे केस का स्टॉपिंग डिस्टेंस। पहले केस का स्टॉपिंग डिस्टेंस इवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90 मीटर। पहले का स्पीड है 30 का होल स्क्वायर बटा 90 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल होगा, ये 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, 9। तो 9 × 90 क्या होगा, 810 मीटर, 810 मीटर। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, समझ आया होगा, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए इसको, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। लिख लिया? देखो नेक्स्ट एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, उसको कई बार क्वेश्चन की तरह ही कराते हैं, लेकिन मैं उसको टॉपिक की तरह समझाता हूँ बेटा। उसको किसकी तरह समझाता हूँ, एक टॉपिक की तरह। उसको नाम दिया है मैंने, इस टॉपिक को रेस्ट टू रेस्ट। उसको नाम दिया है मैंने रेस्ट टू रेस्ट। ये बहुत हॉट टॉपिक है फिजिक्स में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्ट टू रेस्ट क्या होता है? कोई ऐसा मोशन बताओ जो रेस्ट से शुरू हुआ है और फिर रेस्ट पे खत्म होगा।
तो असल में तुम देखोगे तो प्रैक्टिकली सारे मोशन ऐसे ही है, प्रैक्टिकली सारे मोशन ऐसे ही है। एक ट्रेन किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, स्टार्ट होता है तो रेस्ट से ही होता है। चलते ट्रेन रहती है क्या, स्टेशन पे चलते चलते लोग चढ़ जाते हैं क्या, रुकती है, रुकी हुई, फिर स्टार्ट होती है, उस समय इनिशियल वेलोसिटी होता है उसका 0, फिर एक्सीलरेट होता है, ट्रेन का रफ्तार धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसको अगले स्टेशन पे रुकना होता है तो ब्रेक लगाता है, फिर रिटार्ड होता है, फिर रुक जाता है। कार तुम घर से स्टार्ट करते हो तो कार का वेलोसिटी 0 होता है, फिर एक्सीलरेटर दबाते हो, फिर कहीं रुकना होता है तो रिटार्ड करते हो, फिर रुक जाते हो। तो दुनिया में हर मोशन रेस्ट टू रेस्ट है। तो सर तो ये कि जो फिजिकली होता है, प्रैक्टिकली होता है, क्वेश्चन तो उसी टॉपिक पे ज्यादा बनेंगे ना, इसलिए मैंने यहां पे लिखा रेस्ट टू रेस्ट। देखिए सवाल कैसे स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन, स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड constant acceleration alpha. Object starts his motion from rest and constant acceleration alpha. After some time, वो टाइम नहीं पता मुझे, या कुछ t1 मान लीजिए। After some time, it retards with beta and comes to at rest. If total time is t, then find maximum velocity, या फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। लो साहब ये सवाल हो। अब इस फॉर्मेट में आपको फिजिक्स में इन नंबर ऑफ सवाल मिलेगा, तो सवाल पहले एक बार अच्छे से पढ़िए। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या है, 0 है। कब, t0 पे। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, ये क्या है, एक्सेलरेशन अल्फा से चलना शुरू किया। एंड आफ्टर सम टाइम इट रिटार्ड्स विद बीटा, किसी टाइम मान लेता हूं ये गिवन नहीं है बेटा, t1 टाइम के बाद उसी इंस्टेंट रिटार्ड होने लगा। और रिटार्डेशन किससे हुआ है, रिटार्डेशन किससे हुआ है, बीटा, तो इसको माइनस बीटा बोलता हूँ क्योंकि आगे डायरेक्शन को प्लस बोलूंगा तो रिटार्डेशन है तो पीछे की तरफ होगा, इसलिए माइनस बीटा बोल दिया। एंड कम्स टू एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी हो गया इसका 0। कम्स टू एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी इसका क्या हो गया, 0। ठीक है सर, टाइम कुछ मान लो t2 दिया हुआ नहीं था, असल में टोटल टाइम ऑफ द जर्नी दिया, मतलब t1 प्लस t2 बराबर t दिया हुआ है। देखो जैसे मान लो कि मैंने कार स्टार्ट करी, चाबी लगाया, कार स्टार्ट करी, एक्सीलरेटर पे पैर दबा दिया। अब मैं एक्सीलरेटर से पैर हटा ही नहीं रहा हूँ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मेरा, एक्सीलरेटर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कार को भगा रहा है, मैं पैर हटा ही नहीं रहा। अब अचानक से देखा कि आगे गड्ढा, रास्ता बंद है, तो मैं अचानक से पैर हटाऊंगा और तुरंत से ब्रेक पे दबा दूंगा, अचानक से पैर हटाऊंगा तुरंत से ब्रेक पे दबा दूंगा। तो जिस इंस्टेंट पे मैंने पैर हटा के एक्सीलरेटर से ब्रेक पे दबा दिया, उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी साहब, मैक्सिमम। उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद धीरे धीरे इस वेलोसिटी कम होगा, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ेगा, यहां पे मैक्सिमम होगा, इसके बाद कम हो जाएगा। ये हो गया केस। अब इसमें क्या होता है कि एक सवाल ऐसा भी पूछते हैं कि पहले तो एक्सेलरेट हुआ, स्टार्ट हुआ रेस्ट से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चला और फिर कुछ देर तक उसी मैक्सिमम वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहा, फिर उसने ब्रेक लगाया, फिर रुका। ऐसा भी सवाल होता है, ये भी फिजिबल है। लेकिन अभी अपन पहला केस करेंगे, रेस्ट टू रेस्ट। ठीक है बेटा, तो सुनो, टाइम t1, मान लो कि एक्सेलरेशन में कुछ s1 डिस्प्लेसमेंट चला है, टाइम t2 विथ रिटार्डेशन बीटा, रिटार्डेशन बीटा मतलब माइनस बोलने की जरूरत नहीं, बोल दिया ना, रिटार्डेशन वेलोसिटी आ गया, ये पीछे कुछ s2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, यहां से यहां तक के लिए। तो बताओ बेटा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v max, तो मैं लिख सकता हूं v max इज इक्वल टू u, तो 0 है, तो यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा अल्फा t1, और यहां पे लगाऊंगा तो यहां पे बेटा फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है v max, बट ये है माइनस बीटा t2, तो ये ऐसे लिख सकते हैं अपन, v max को इधर ले आएं तो ये हो जाएगा आपका बीटा t2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो v max में v max यहाँ पे बराबर कर सकता हूँ, मतलब अल्फा t1 बराबर बीटा t2 होगा। हाँ सर, तो क्या, तो भाई साहब इसको रट ले,
सर इससे क्या होगा, इसी से तो सवाल सॉल्व होगा, पहला सवाल ही समझ ले यही है, इसीलिए मैं इसको एक थ्योरी के तरह पढ़ाता हूँ। देखो अगर तुम रेस से चल रहे हो, अल्फा एक्सीलरेशन से t1 टाइम तक चला है, तो मान लो t2 टाइम में रुक जाना तो कितना रिटार्डेशन दोगे, तो एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन में चला गया टाइम का प्रोडक्ट बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब एक्सीलरेशन अल्फा तो t1 टाइम तक चला और रिटार्डेशन बीटा और रिटार्डेशन का टाइम t2, तो अल्फा t1 बराबर बीटा t2। एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का टाइम का प्रोडक्ट बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन के टाइम का प्रोडक्ट होता है। अगर रेस्ट से रेस्ट तक जा रहे हो, बीच में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाऊंगा यही होगा, यहां से यहां तक फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाऊंगा यही होगा, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि अल्फा t1 बराबर बीटा t2। इसको मैं रट लूंगा, इसको मैं रट लूंगा और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से यहां तक लगाता हूं। चलो साहब क्या लगाता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, बोलो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्या होगा v max का होल स्क्वायर, v max का होल स्क्वायर बाई 2 इधर ले आता हूं, तो 2 तो नीचे ले आया, अल्फा इंटू S1 और यहां पे लगाऊंगा तो ढंग से सोचो, यहां से यहां तक लगाओगे तो क्या होगा, ये होगा v मैक्सिमम का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू बीटा S2। मतलब बड़ा सुंदर सा इक्वेशन आया है कि अल्फा S1 बराबर होता है बीटा S2। मतलब कि एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन में चला गया डिस्टेंस हमेशा रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन की डिस्टेंस के बराबर होता है। ये सब सवाल पूछते हैं बेटा, खूब सवाल पूछते हैं कि बताओ एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला 5 मीटर तक, अब उसको 20 मीटर चल के रुकना है, तो बताओ कितने रिटार्डेशन से रुकेगा। तो बहुत बढ़िया, बताओ एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन में चला गया डिस्टेंस 50 बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस, रिटार्डेशन बीटा, रिटार्डेशन चला गया डिस्टेंस 20, 50/20 हो जाएगा तुम्हारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना रिटार्डेशन चाहिए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, यही सवाल के फॉर्मेट में पूछ लेते हैं। तो भैया बताओ एक सवाल हुआ कि 2 सवाल हो गए, 2 सवाल हो गए। एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन का टाइम दिया हुआ है और रिटार्डेशन दिया हुआ है, पूछे कितने देर में ब्रेक लगाने के बाद रुक जाएगा, तो एक्सीलरेशन अल्फा उसका टाइम t1, तो अल्फा t1 बराबर बीटा t2। एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का डिस्टेंस अल्फा s1 बराबर बीटा s2 होता है। इस दोनों को क्या करना चाहिए, रट लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो t1 t2 दिया ही नहीं था। अरे भाई केस समझा रहा हूँ मैं, मान के समझा रहा हूँ, अगर दिया होता तो। अब अपने आप को नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा कि t1 प्लस t2 बराबर कैपिटल T होता है क्या, इन दोनों इक्वेशन में से t1 t2 की वैल्यू पुट करूंगा, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, v max बाई अल्फा, वहाँ पे क्या होगा v max बाई बीटा। अरे t1 की वैल्यू तो यहाँ से v max बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये होगा तेरा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा इज इक्वल टू t। यहाँ से v max की वैल्यू अगर निकालूँ, अल्फा बीटा को उधर भेज दूँ, तो देख v max इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v max इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा टू t। ठीक है भाई, आराम से देख ले, सही है नहीं है। सर ये कैसे आपने ही सॉल्व किया, मैं तो चेक कर रहा हूँ, तेरा ध्यान क्या है, गलत है। गलत कैसे है वो तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे कैसे पता चला, मैंने सॉल्व नहीं किया और मैंने चेक भी नहीं किया कि कैसे सॉल्यूशन हुआ, मैंने सीधा गलत बोल दिया। कारण क्या है, डायमेंशन। एक्सीलरेशन प्लस एक्सीलरेशन होगा और नीचे एक्सीलरेशन इंटू एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर, मतलब काटोगे तो डायमेंशनली नीचे एक्सीलरेशन होगा, टाइम बटा एक्सीलरेशन का भी वेलोसिटी नहीं होता। सॉल्व करो, अल्फा इंटू बीटा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन, तो v max का फॉर्मूला ये होगा, v max का फॉर्मूला ये होगा अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। मैंने ये इसलिए समझाया है कि पढ़ाता ये हूँ, बच्चा कन्फ्यूज़ होकर ये भी रट लेता है, तो साहब ये नहीं रटना आपको। तो बताइए अगर मुझे एक्सीलरेशन गिवन है अल्फा और एक्सीलरेशन का टाइम नहीं पता, अगर मुझे एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन का टाइम पता होता तो डायरेक्टली मैं लिख लेता अल्फा t1 मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर रिटार्डेशन और रिटार्डेशन का टाइम पता होता तो डायरेक्टली मैं मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा t2 निकाल लेता। लेकिन मुझे एक्सीलरेशन पता है, रिटार्डेशन पता है, लेकिन एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का एक्चुअल टाइम नहीं पता, टोटल जर्नी का टाइम पता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। और सिमिलरली यहाँ से मैं लिखूंगा S1, यहाँ से लिखूंगा मैं S2 बराबर टोटल S, और S1 और S2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से मोशन से रख लूंगा, तो सॉल्व करके आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब मैं तुम्हें लॉजिकली ये दोनों रटवा देता हूं। देख भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और जर्नी में 2 तरह का एक्सीलरेशन है, टोटल टाइम t है, तो वेलोसिटी लिखना है, तो v बराबर u0 at, v बराबर at टोटल टाइम t, v बराबर at टोटल टाइम t। आना तो एक ही एक्सीलरेशन चाहिए, लेकिन इसमें 2 एक्सीलरेशन है, तो 2 एक्सीलरेशन तुम्हें लिखना पड़ेगा, लेकिन आना एक ही चाहिए। तो इस तरीके से लिखो कि डायमेंशन एक ही का है और आ दोनों जाए, तो अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। देखो अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टोटल टाइम t है, तो s बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो u0, तो s बराबर हाफ एक्सीलरेशन
इंटू टी स्क्वायर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस बराबर हाफ एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर, टोटल जर्नी का टाइम टी है, टी स्क्वायर, बीच में एक्सीलरेशन एक ए फंस रहा है, तो क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा, दोनों एक्सीलरेशन मुझे लिखना है लेकिन डायमेंशन एक ही का आना चाहिए, तो हाफ अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है क्या ये बात? आपको समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ढंग से स्क्रीन पॉज करके पूरा केस लिखिए, आपको एन नंबर ऑफ सवाल इस पे बेस्ट मिल जाएगा, फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए बेटा, ठीक है? स्क्रीन पॉज करके फटाफट लिखिए, पॉज कर लीजिए स्क्रीन। चलिए आगे देखिए। तो नॉन स्टॉप ये वीडियो बनता जा रहा है, काफी लंबा हो गया है। एक केस और देखते हैं अपन, एक केस और देखते हैं। तो मैं कभी कभी एम्स 2005 में एक बार पूछा था, एम्स में सवाल पूछा था, आईटी में भी एक बार पूछा था। हाँ, ये बिल्कुल पूछा हुआ सवाल है कि टाइम एवरेज वेलोसिटी और स्पेस एवरेज वेलोसिटी का रेशियो बताओ। स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है साहब? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन देखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट starts his motion from rest and constant acceleration then find ratio of time average and स्पेस एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज एंड स्पेस एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी पहले क्या होता है वो समझो। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं ए इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है भाई, ए इंटू डी टी, सॉरी इसका वेलोसिटी वी है, तो v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ वी टी। ये कौन सा एवरेज आएगा? ये टाइम एवरेज आएगा। कौन सा एवरेज आएगा? टाइम एवरेज। सर स्पेस एवरेज क्या होता है? स्पेस एवरेज भी होता है एवरेज इन टर्म्स ऑफ स्पेस, मतलब v एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस मतलब डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ये हो गया स्पेस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये क्या हो गया? अच्छे से लिख देता हूँ, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी मतलब यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके dt के इंटीग्रेशन से डिवाइड किया, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट के इंटीग्रेशन से डिवाइड किया। ये हो गया स्पेस एवरेज, ये हो गया टाइम एवरेज। तो चलो निकाल लेते हैं। देखो अब सुनो ध्यान से, ये है v इंटू डी टी। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या मैं v को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ? नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं। v को इंटीग्रेशन के अंदर रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये तो टाइम है। तो फिर क्या करूँ? तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो मैं v को लिख सकता हूँ u प्लस ए टी। अब ध्यान से देखो, उसने u 0 बताया, स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है। तो एक्सीलरेशन मान लो कुछ a है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a इंटू टी, तो v को लिख सकता हूँ मैं at। तो at लिखने से क्या होगा? ये काम तुम्हें वेरिएबल एक्सीलरेशन के केस में भी करना पड़ता है। यहाँ पे at जब लिखोगे तो a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, समझ में आया? a बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट था, a बाहर आएगा तो t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, और ये t तो t कटेगा, तो क्या बचेगा बोल? at बाई 2। क्या बचेगा बोल? at बाई 2। ये आ गया तेरा एवरेज, कौन सा? टाइम। और इस at को फिर से क्या लिख सकता है? v, तो ये आ गया तेरा v बाई 2। ठीक है भाई। और उसी तरीके से यहाँ देखेगा तो ये तेरा होगा इंटीग्रेशन v। अब फिर से v को at रख देता हूँ, क्योंकि v कांस्टेंट है क्या? नहीं, v तो वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, इंटीग्रेशन से बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा? ये v है, ये dx है। अगर ये x होता तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाता। जैसे यहाँ पे ये v है, ये टाइम होता तो dt इंटीग्रेशन कराता, एक जैसे का ही इंटीग्रेशन हो पाता है। मतलब वहाँ पे v होने की वजह से इंटीग्रेशन dx नहीं करा पाएगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर रख लेता हूँ। नहीं, v वेरिएबल है, तो क्या करूँ? at रख लूँ क्या? at रखूंगा तो फिर से a तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन dx नहीं करा पाएगा। यहाँ पे t का इंटीग्रेशन dt करा दिया था, लेकिन यहाँ पे t का इंटीग्रेशन dt नहीं करा पाएगा, तो मैं v बराबर रूट 2x रख लेता हूँ।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो बता क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2ax डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये भी होगा dx। अब सुन ध्यान से, रूट अंडर 2a बाहर एंड रूट x का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और dx का इंटीग्रेशन x कैंसिल होगा, ये आएगा रूट x। तो रूट अंडर 2x को फिर से क्या लिख दूंगा मैं, v, तो ये आ जाएगा 2v/3। क्या होगा साहब, 2v/3। तो रेशियो किसका चाहिए था, टाइम एवरेज डिवाइडेड बाई स्पेस एवरेज। तो बताओ टाइम एवरेज क्या निकाला आपने, टाइम एवरेज निकाला v/2, और स्पेस एवरेज क्या निकाला आपने, 2v/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, v से v कैंसिल, आंसर आएगा आपका 3/4, 3:4। क्या आपको समझ आया अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है।